सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी जेनेटिक्स है उसका जो लेक्चर नंबर आपका 5वां है उसको अपन क्या करने वाले डिस्कस करने वाले। ऑलमोस्ट अपनी जेनेटिक्स, वैसे देखिए जो आपकी जेनेटिक्स जो आपके सिलेबस दे रखा है वो जेनेटिक्स के अंदर ही जो आपके क्रोमोसोम्स हो गए, म्यूटेशन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सारी चीज जेनेटिक्स में ही दे रखी है, इसलिए अपन इसको जेनेटिक्स में ही पढ़ेंगे। वैसे ये अब जो आपकी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाली जेनेटिक्स है वो यहां से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मेंडल वाली जेनेटिक्स है उसको अपन क्या कर चुके हैं, इस लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो आपकी इनहेरिटेंस वाला है ये अपन जेनेटिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी वही दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस जो चीज अपन पढ़ रहे हैं जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे आप करते जाइए, एक भी पॉइंट है वो आपका नहीं छूटेगा। तो आज अपना कौन सा रहने वाला है, लेक्चर नंबर 5वां रहने वाला है। आप सबको पता है अपन ने साइंस बैच है ये स्टार्ट कर रखा है। इसमें सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी ली थी एंड बायोलॉजी के अंदर अपन सबसे पहले जूलॉजी वाला पोर्शन कवर करेंगे और ऑलमोस्ट जूलॉजी अपनी कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद में जो बॉटनी है वो बॉटनी अपन स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहां पर एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं कि भाई काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है फ्री के अंदर वो हमें नहीं मिल रही, जो नोट्स है वो नोट्स भी नहीं मिल रहे। तो एक बार मैं जल्दी से आपको एक मिनट में बता देता हूं कि सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अपनी एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लेना है। दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसी चैनल के नाम से एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, तो उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में ये जो 3 लाइनें इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप देखिए फ्री मटेरियल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपको यहां पर ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें यहां पर आपको क्या है, लैब असिस्टेंट के नोट्स दिख जाएंगे और ऊपर के साइड में आप देखोगे तो यहां पर आपको टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। इस टेस्ट पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने जो टेस्ट सीरीज है वो ओपन हो जाती है। यहां से आप टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां आपको 2 ही दिख रही होगी, काफी टेस्ट सीरीज है वो अपन ने लॉन्च कर दी है। तो ये अपन ने कंप्लीट टेस्ट सीरीज की बात कर ली। इसके अलावा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट लैब असिस्टेंट आपका इसका सिलेबस अपने इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर अब अपन जो अपना मेन है आपका क्रोमोसोम, इसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रोमोसोम की बात करें तो यदि क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र आपका वर्ड है, इस वर्ड को यदि अपन तोड़ के देखें 2 भागों में तो एक तो निकल के आता है क्रोमा, दूसरा निकल के आता है सोम। तो देखिए क्रोमा का मतलब किससे होता है, कलर से होता है। सोमा का मतलब किससे होता है, बॉडी से होता है। मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक तरह के क्या होते हैं, कलरफुल बॉडीज होते हैं। मतलब देखने में कैसे दिखते हैं, आपको कलरफुल है, रंग बिरंगे आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बोले तो एक तरह से मान सकते हो धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम होते हैं। मतलब बहुत सारे धागे को आप क्या मतलब एक से लपेट के एक गुच्छा बना लीजिए, वो आपके क्या होते हैं, ठीक वैसे ही क्या रहते हैं, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं किससे क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं या बोले तो मेडअप होते हैं। जो आपका डीएनए होता है एंड जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है इससे होता है। कई बुक्स के अंदर कई जगह आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिल जाएगा, आरएनए भी देखने को मिल जाएगा और भी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेनली अपन बात करें और कौन कौन सी कंपोजिशन होते हैं वो भी अपन आगे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मेनली पूछ लिया जाए तो आपका डीएनए एंड जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है इससे मिलकर बने होते हैं जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं इन क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी भी बोला जाता है। आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको रीजन पूछ लिया जाए क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आपके जीन्स होते हैं इन जीन को क्या करते हैं, ये आपके कैरी करते हैं। जो आपके एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, जो भी सूचनाएं जाती हैं उनको ट्रांसफर करने का काम है ये। मतलब एक तरह से मान लीजिए उनमें जो सूचनाएं इकट्ठी रहती है वो इकट्ठी किसमें प्रेजेंट होती है, जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं इन जीन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये क्या मान लीजिए आपकी कोई भी क्या है, सेल है। अब सेल है तो सीधी सी बात है सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा। ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को यदि अपन जूम करें, पहले अपन एक सेल ली, इस सेल को जूम किया, सेल को जैसे ही जूम किया तो सेल के अंदर सीधी सी बात है न्यूक्लियस अपन को दिखा।
फिर इस न्यूक्लियस को जैसे ही अपन ने जूम किया तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखा, क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, जो कैसा होता है, कलरफुल होता है। इस क्रोमोसोम को जब अपन ने जूम किया तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए होता है। इसी डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो यही डीएनए क्या करेगा, आपकी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचनाएं होती है, जो भी हेरिडिटी है, उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स की अपन बात करने वाले हैं जो डायरेक्ट आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी है, ये थ्योरी अपन एकदम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस जो मेन आपकी चीजें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा थ्योरी पढ़ के आपको वहां लिख के तो आना है नहीं आपके सामने, तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो सीधी सी बात है जो मेन पॉइंट्स उनको अपन डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। जैसे पूछ लिया जाए कि जो क्रोमोसोम से जो आपकी टर्म्स है, यानी जो क्रोमोसोम जो आपका वर्ड है, ये वर्ड ये टर्म किसने दी थी, तो याद रखना ये जो आपके वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने दी थी। इसके अलावा पूछ लिया जाए क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, तो क्रोमोसोम की खोज का श्रेय किसको जाता है, जो आपके स्टार्सबर्गर होते हैं इनको जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये दिखाई कब देते हैं, तो याद रखना क्रोमोसोम्स ओनली जिस टाइम के ऊपर आपका सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में भी जो आपका मियोसिस वाली प्रोसेस होगी, माइटोसिस वाली होगी, बोले तो समसूत्री एंड जिस टाइम पे अर्धसूत्री विभाजन होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, उसी टाइम आपको जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। उसके बाद में ये दिखाई देना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये कुंडली मैंने आपको बताया ना धागेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में एकदम काफी ज्यादा क्या होते हैं, उलझे हुए आपके क्रोमोसोम्स रहते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होती है, इन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की जिस टाइम पे अपन को स्टडी करना होगा, तो स्टडी भी कब होगी, सेल डिवीजन के टाइम ही होगी। और सेल डिवीजन के अंदर भी जो मेटाफेज स्टेज आती है, उसी मेटाफेज स्टेज के अंदर क्या किया जाता है, इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन होता है वो कब किया जाता है, तो याद रखना जो आपकी मेटाफेज अवस्था आती है सेल डिवीजन के अंदर, उसके अंदर की जाती है। जबकि यह पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम की जो शेप है कि क्रोमोसोम कैसा दिखाई दे रहा है, इसका आकार कैसा है, उसकी स्टडी किस टाइम पे की जाती है, तो उसकी स्टडी भी सेल डिवीजन के दौरान जो आपकी एनाफेज स्टेज आती है, उस एनाफेज स्टेज के अंदर आती है। ये आपकी माइटोसिस एंड मियोसिस वाली प्रोसेस हो जाती है। ये काफी ज्यादा जिस टाइम पे अपन नीट वगैरह पढ़ते हैं तब आपको समझना है, लेकिन जो मैंने आपको चीज बता दी वो अभी मैंने आपको यहां बता दी, बस इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। बाकी इसको आप एक बार स्किप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये जो डायग्राम इसको आप देखना चाहें तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ह्यूमंस की बात करें तो मानव के अंदर कितने होते हैं, टोटल 23 जोड़ी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमंस में कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। ये तो पेड़ की अपन बात करें, यदि नंबर में बात करें तो सीधी सी बात है इंटू 2 कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, आपके 46 गुणसूत्र आपके शरीर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन 46 के अंदर या बोले तो इन 23 जोड़ी के अंदर जो आपके 22 जोड़ी होते हैं उनको तो क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोला जाता है। बोले तो अलिंगी जो आपके गुणसूत्र है वो इनको बोला जाता है। जबकि बाकी का जो एक जोड़ा होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। बोले तो लिंगी जो आपका गुणसूत्र होता है या जो लिंग गुणसूत्र है वो इसको बोला जाता है। अब यदि देखिए यहां चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जो 22 आपके पेयर ऑटोसोम्स होते हैं ये तो क्या होते हैं, दोनों के अंदर आपके सेम होते हैं। लेकिन मेल एंड जो फीमेल होता है यानी नर एंड जो मादा होती है, उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे बात करें फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, एक जोड़ी के अंदर है, नंबर में कितने, 2। कौन कौन से, एक्स तो कौन से होते हैं, फीमेल में होते हैं। ठीक ऐसे यदि मेल की बात करें तो मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, नंबर में 2 हो गए और जोड़ी के अंदर कितने हो गए, आपके 1 हो गए। इस तरह से टोटल क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। बात करें तो एक बार फिर से समझा देता हूं, चलिए एक बार फिर से यहां पे अलग से लिख देता हूं। बात कर लेते हैं सबसे पहले मेल की, उसके बाद में बात कर देंगे फीमेल की। यदि मेल की बात करें तो मेल के अंदर कितने होते हैं, 22 जोड़ी प्लस आपके क्या हो जाते हैं, एक्स वाइस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 22 ये जोड़े के अंदर है। चलिए जोड़े में नहीं, अपन इसको नंबर में लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सीधी सी बात है कितने आ जाएंगे आपके, यहां पर 44 आ जाएंगे
प्लस आपके क्या आ जाएंगे, मेल के अंदर XY आ जाएंगे। तो 44 45 आपके क्या हो गए, 46 गुणसूत्र तो किसमें होंगे, मेल में होंगे। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी ये 44 तो सेम रहते हैं, लेकिन ये जो XY की जगह क्या आ जाते हैं, आपके XX क्रोमोसोम आ जाते हैं। नंबर की बात करेंगे तब तो ये आ जाएगा, पेयर की बात करें तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, आपके 22 यहां पर आ जाएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अपन ने बात कर ली, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अलावा भी, ये तो अपन ह्यूमंस की बात कर ली, लेकिन एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं कि भाई किसके अंदर और कौन कौन से जीव है, उनके अंदर कितने मतलब जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपके सामने डेटा है आपके एनसीईआरटी में से ही लिया गया है। देखिए पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका गेहूं होता है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो याद रखना 42 जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो गेहूं में होते हैं। इन सारे के सारे जो ये वाली स्लाइड है वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इनको याद करने के लिए एकदम लाल पेन से या ऊपर कोने के अंदर बना के एकदम अच्छे से इनको लिख लेना कि किसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं। यदि अपन मानव की बात करें तो मनुष्य के अंदर तो 46 गुणसूत्र होते हैं, अपन ने भी बात कर लिया। गेहूं की बात करें तो गेहूं में कितने होते हैं, 42 होते हैं, 42 होते हैं। जबकि मटर के अंदर कितने होते हैं, आपके 14 होते हैं। मनुष्य के अंदर 46 हो गए। प्याज के अंदर कितने होते हैं, आपके 16 क्रोमोसोम होते हैं। ये चीज तो आपको पता चल गई, लेकिन एग्जाम के अंदर इतनी इजी चीज नहीं पूछी जाती है, थोड़ा सा हार्ड चीज पूछी जाती है। जैसे कि पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं। यदि अपन जंतुओं की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स के अंदर जो आपका एलोकेंथा होता है, इस एलोकेंथा जीव में, की एलोकेंथा क्या है, एक तरह का जो मेराइन प्रोटोजोन्स होते हैं वो है। तो ये जो आपका एलोकेंथा होता है इसमें कितने होते हैं, 1600 क्रोमोसोम होते हैं। चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं। यदि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो एलोकेंथा में होते हैं, कितने होते हैं, आपके 1600 होते हैं। जबकि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो आपका ओफियोग्लोसम, जो आपका रेटिकुलम है, इसके अंदर पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 1260 क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपके पादप के अंदर होते हैं। ये तो अपन ने बात कर लिया सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक वही सबसे पहले जंतु की बात कर लेते हैं, तो जंतुओं के अंदर जो आपका एस्केरिस होता है, एंड एस्केरिस के अंदर भी कौन सा, एस्केरिस मेगालोसेफला आपका यूनिवेलेंस। इनके अंदर यदि क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितने होते हैं, आपके 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। बस आपको एस्केरिस नाम याद रख लेना है, पूरा नाम आ जाए तो आपको ये याद रखना है, ज्यादातर आपके एस्केरिस ही नाम आता है, तो याद रखना एस्केरिस में कितने होते हैं, आपके 2 क्रोमोसोम्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक ऐसे ही अब पादप की बात करें तो पादप के अंदर जो आपका म्यूकोर हिमोलिस है, म्यूकोर हिमोलिस है, इनके हिमालिस या हिमोलिस है, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स है, वो 2 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बात करें कि सबसे कम क्रोमोसोम्स, चाहे आपका जंतु हो चाहे आपका पादप हो, उनके अंदर क्या है, 2-2 क्रोमोसोम्स ही आपको देखने को मिलेंगे। जबकि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स की बात करें तो जंतु के अंदर तो कितने हो सकते हैं, 1600 आपके क्रोमोसोम होंगे, किसके अंदर, एलाकांथा में। जबकि पादप की बात करें तो ओफियोग्लोसम जो आपका रेटिकुलम है, इनके अंदर 1260 आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्लाइड, ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की स्टडी के बारे में। टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश दिखाई दे रही होगी, लेकिन अपन ने इसकी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो अपन ने इसकी हिंदी है वो इस स्लाइड पे लिख रखी है। दोनों मीडियम को लेके चलते हैं तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो चलिए सबसे पहले क्रोमेटिड की बात कर लेते हैं कि जो आपका क्रोमोसोम्स है इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए यदि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर जिस टाइम पे अपन जूम करके देखते हैं सेल डिवीजन की माइटोसिस एंड जो मियोसिस प्रोसेस है, तो उस टाइम पे अपन को क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अब जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर ये जो सीधी सी बात है, ये जो पार्ट रहेगा इसको सेंटर वाला पार्ट बोलेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके साइड में 2 तरह के, ऐसे मान लीजिए 2 हाथ पांव इसके निकल रखे, क्या निकल रखे, 2 हाथ पांव इसके निकल रखे। ये जो आपके इसके 2 हाथ पांव निकल रखे हैं, इनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड बोला जाता है। और क्रोमेटिड भी कौन सा, सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड बोला जाता है। ठीक है, अब आप इनको गौर से देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ उलझी हुई चीजें हैं, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो उलझी हुई चीजें प्रेजेंट रहती हैं, इसी में आपका जो डीएनए हो गया,
आपका आरएनए ले लीजिए, क्या ना, जो भी आपकी मात्रा होती है, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गया, जो भी सारी चीजें प्रेजेंट होती है इसी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको क्रोमानिमेटा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो सिस्टर आपके क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड का ये जो लास्ट वाला पार्ट है दोनों का, इसको क्या बोला जाता है, टीलोमर के नाम से भी जाना जाता है। बस इतनी सी ही चीज है, वो चीज आपको याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना सा आपको याद रखना है। जबकि आप एक यहां पर ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और देख रहे हैं, सारी चीजें सेम है, लेकिन एक चीज इनमें अंतर है कि यहां पर आपको यहां पे एक और डाउट, मतलब ठीक ये क्रोमोसोम्स के नीचे कुछ इस तरह का आपको क्रोमोसोम्स है, या बोले तो कुछ इस तरह का, ये तो क्या हो जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है आपका सेंट्रोमेयर का, ये ठीक ऐसे ही आपका सेकेंडरी हो जाता है। मतलब यहां पर एक इस तरह से आप लेके चलिए कि यहां पे एक इस तरह से जो आपका क्रोमोसोम होता है, ये एक और यहां पे जुड़ा हुआ है। ये जो जुड़ा हुआ वाला पार्ट है, इसी को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स वैसे कुछ ही नहीं है, एक तरह से मान लीजिए सैटेलाइट क्या हो गया, अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, ऊपर से कोई चीज अपन को ध्यान रखनी, ऊपर की साइड में प्रेजेंट हो, तो यही वही चीज मान लीजिए कि इस क्रोमोसोम के ऊपर भी क्या है, या ऊपर मान लीजिए, नीचे मान लीजिए, कोई ना कोई चीज लटकी हुई है, उसको क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट बोल देते हैं। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमेटिड की। तो क्रोमेटिड क्या आ गया आपका, क्रोमेटिड आपका क्या, सॉरी, आपका क्रोमेटिड क्या आ जाता है कि क्रोमेटिड आपका वो आ जाता है जिससे क्या होते हैं आपकी ये दोनों के दोनों जो भुजाएं होती हैं, ये दोनों सिस्टर भुजाएं क्या होती है, आपके सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर से क्या होती है, लटकी हुई रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड बोला जाता है। फिर आ जाता है सेंट्रोमियर। जो आपका सेंट्रोमियर होता है, ये क्या करती है, दोनों के, मतलब ये आपका पहला क्रोमेटिड हो गया पेड़ के अंदर, सॉरी, ये आपका दूसरा क्रोमेटिड हो गया, इन दोनों के बीच में आना, इन दोनों को जोड़े हुए रखती है, इन दोनों को ज्वाइंट करके रखती है, उसको क्या बोल देते हैं, सेंट्रोमियर बोल देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है टीलोमियर। तो टीलोमियर सीधी सी बात है कि जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, इस क्रोमोसोम का जो आपका लास्ट वाला पार्ट आ गया, एंड वाला पार्ट आ गया, ये क्या आपके क्या कहलाते हैं, दोनों के दोनों आपके क्रोमेटिड कहलाते हैं। चलिए अब इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं क्रोमोनिमेटा की। जो आपका क्रोमोनिमेटा होता है, ये जो इसके अंदर उलझी हुई स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी उलझी हुई स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। इसी के अंदर आपके डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो भी चीजें होते हैं वो सारी के सारी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये अपन ने क्या देख ली, आपके क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आ गया, कोई नोट करना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। सैटेलाइट क्रोमोसोम है, इसको एसएटी क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। कई बार शॉर्ट फॉर्म के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, ये बड़ा नाम तो नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा कि आखिरकार एसएटी क्या है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए यही चीजें पूछी जाती है। तो याद रखना एसएटी क्रोमोसोम क्या होता है, आपका सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है। अब सैटेलाइट क्रोमोसोम्स क्या होता है, जो आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये तो क्या आ जाता है, प्राइमरी संकीर्णन आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, द्वितीयक संकीर्णन आ जाता है। तो द्वितीयक संकीर्णन होने के बाद में एक इस तरह की कोई भुजा लटकी हुई रहती है, इसी लटकी हुई भुजा को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोला जाता है। ये तो अपन इसकी डेफिनेशन देख ली। अब ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं, टोटल सीधी सी बात है 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स, या ये तो नंबर के अंदर हो गए, और जबकि पेड़ की बात करें तो पेड़ में कितने होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी जो आपकी जोड़ी होती है, जो पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं मानव के अंदर। तो याद रखना ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव के अंदर जो सेट क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 जोड़ी होते हैं। कौन से क्रोमोसोम्स, नंबर जो आपका 13वां गुणसूत्र हो गया, मतलब जोड़ा हो गया आपका, जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही आपका 14वां हो गया, 15वां हो गया, 21वां हो गया, एंड जो आपका 22वां जोड़ा होता है, ये मानव के अंदर क्या होते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ इस तरह से नीचे की साइड में भी क्या होता है, एक आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्रोमोसोम्स की जो संख्या है, ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा बस थोड़ी सी आपको, इतना ज्यादा नहीं दे रखा है ये क्रोमोसोमल थ्योरी, बस इसका जो नाम है वो आपको याद रखना है कि क्रोमोसोमल जो आपकी थ्योरी है, यानी गुणसूत्रीय जो आपका सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो जो आपके सट्टन एंड जो आपके बावेरी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, ये गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। इसके साथ साथ बाद में जो आपके टीएच मॉर्गन थे, इन
टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, इस गुणसूत्रीय सिद्धांत का क्या किया था, आगे जाके समर्थन किया था। अब जब इन्होंने टीएच मॉर्गन ने क्यों समर्थन किया, क्योंकि इन्होंने भी क्या है, जो फल मक्खी होती है, जो ड्रोसोफिला होती है, उस ड्रोसोफिला पे अध्ययन किया और जो रिजल्ट सटन एंड बावेरी ने बताए थे सेम टू सेम वही रिजल्ट है, वो आपके मॉर्गन के भी निकल के आए। इसलिए मॉर्गन ने क्या है, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया जिसको फल मक्खी बोला जाता है, एंड सटन एंड बावेरी का क्या किया था, इन्होंने समर्थन किया था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपके क्रोमोसोम्स होता है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है, मतलब क्रोमोसोम्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं। एक तो क्या होता है, सीधी सी बात है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो आपका डीएनए होता है, इसी डीएनए में क्या होती है, जो भी आपकी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है, इसके अंदर स्टोर रहती है। इसके अलावा याद रखना, बेसिक चीज है, सबको पता होती है कि जो आपका डीएनए होता है उसमें क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। जबकि बात कर लेते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन की। जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये कितना होता है, ऑलमोस्ट 20% क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इनके ऊपर हमेशा याद रखना नेगेटिव चार्ज रहता है। और ये क्या करता है, डीएनए पैकेजिंग होती है उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, थोड़ी देर में आपको ये भी पता चल जाएगा। इसके आगे आ जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी ऑलमोस्ट 20% या 20% से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, एंजाइम हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गए, इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, जो आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसके अलावा भी क्या होता है, एकदम थोड़ी सी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में डीएनए भी आरएनए भी प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम्स में। ये अपन ने बात कर ली। बेसिकली अपन बात करें तो आपका डीएनए एंड ज्यादातर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, यही आपके क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो अपने स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको चीज बता दी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, कि आखिरकार क्रोमोसोम्स को अपन एकदम डीपली स्टडी करें तो कैसा दिखेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, यह आपका क्या था, न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस मतलब ये आपकी सेल थी, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका न्यूक्लियस था। ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको उलझा हुआ क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है। जिस टाइम पे सेल डिवीजन की प्रोसेस आती है तब अपन इसको और अच्छे से समझते हैं। अब क्या होगा, यदि ये जो आपका क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स को यदि अपन थोड़ा सा खोल के देखें, लंबा करके देखें कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, किस तरह से चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो इसको खोल के देखोगे तो कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से इसमें न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से इसमें जो आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। जब इसको ऐसा एकदम उलझा हुआ था, इसको खोल के देखा तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे खुलते 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 आपको डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, ये क्या होते हैं, एक कुंडलन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो अब यही बात करते हैं आखिरकार न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछ लिए जाते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें कि ये जो कंप्लीट तरीके से, मतलब एक तरह से बोले तो जो आपका ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, क्योंकि जो आपकी क्रोमोसोम की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए ही क्या है, एक मॉडल आया था जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये मॉडल काफी फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूक्लियोसोम आपका मॉडल है, ये मॉडल पूछ लिया जाए किसने दिया था, तो याद रखना जो आपके कोर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था। न्यूक्लियोसोम मॉडल आखिरकार क्या कहता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलता है कि जो आपका हिस्टोन प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक न्यूक्लियोसोम का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका हिस्टोन प्रोटीन हो गया एंड ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाता है, डीएनए हो जाता है। ये मिलके ही क्या बना लेते हैं, आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ये मॉडल बना लेते हैं। जबकि बात करें जो आपके हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ये हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं, टोटल 5 तरह के होते हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि 5 कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन 5 कौन कौन से हो जाते हैं, आपका H1 हो जाता है, H2A एंड H2B, H3 एंड आपका H4, टोटल कितने होते हैं, 5 आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब ये जो आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं,
ये हिस्टोन प्रोटीन आप जब इस न्यूक्लियोसोम मॉडल में देखेंगे तो यहां पर आपको जो H1 प्रोटीन रहेगा, यानी H1 जो आपको हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, ये इस न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका रोल आगे रहेगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये आखिरकार क्यों नहीं होता है। इसकी बात करें तो जो आपका H1 प्रोटीन होता है, इसको छोड़कर जो आपके ये चारों के चारों हिस्टोन प्रोटीन है, कौन कौन से, H2A, H2B, H3, H4, ये क्या करते हैं, डीएनए से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं H2A हो गया, B हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, ये क्या होते हैं, डीएनए से आपस के अंदर क्या होते हैं, आपके जुड़े हुए रहते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, एक हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। पूछ लिया जाए कि हिस्टोन अष्टक के अंदर कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो याद रखना H2A, H2B, H3, H4 आपके ओनली 4 हिस्टोन अष्टक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। H1 आपका नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये जो आपके हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन या बोले तो जो आपके हिस्टोन अष्टक है, ये तो एक हिस्टोन अष्टक हो गया, ठीक ऐसे ये दूसरा हिस्टोन अष्टक हो गया, तो काफी सारे हिस्टोन अष्टक रहेंगे। इन हिस्टोन अष्टक को जो आपस में जोड़ेगा, उस जोड़ने वाले डीएनए को क्या बोला जाता है, लिंकर डीएनए बोला जाता है। और ये जो लिंकर डीएनए होता है, इसी से में क्या होती है, जो आपकी H1 प्रोटीन होती है, वो इसी लिंकर डीएनए में प्रेजेंट होती है। मतलब जो आपका हिस्टोन प्रोटीन, ये जो अष्टक बना रहे हैं, इस अष्टक के अंदर तो H1 प्रोटीन का रोल नहीं रहेगा, हिस्टोन H1 जो प्रोटीन है उसका रोल नहीं रहेगा। लेकिन जब इन दोनों अष्टक को जो डीएनए लिंकर जोड़ेगा, इस डीएनए लिंकर के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो आपका कौन सा होता है, H1 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन होता है। बस इतनी सी चीज है, ये चीज आपको याद रखनी है। यही आपका क्या होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है। ये तो क्या हो गया कि भाई दो न्यूक्लियोसोम है, ये आपस में जुड़ गए। अब क्या होता है, ठीक ऐसे ही जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, ये तो कहते हैं आपके 2 जुड़ रहे हैं, मतलब एक जो आपका जुड़ रहा है, ऐसे ही क्या होते हैं, जब 6 न्यूक्लियोसोम मॉडल होते हैं, ये आपस के अंदर जब मिल जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सोलेनोइड स्ट्रक्चर बोली जाती है, सोलेनोइड संरचना बोली जाती है। और उसी सोलेनोइड संरचना होती है, इसी को सोलेनोइड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो सोलेनोइड मॉडल एंड जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ये एक दूसरे के सेम ही है, बस इतना याद रखिएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल तो क्या हो गया आपका, ये एक क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम बन गया, तो ये तो आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल हो गया। लेकिन जब ऐसे ही 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिल जाते हैं तो एक सोलेनोइड स्ट्रक्चर बनती है, और उसी सोलेनोइड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सोलेनोइड मॉडल बोला जाता है। आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा जो आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल है। कौन कौन से पॉइंट इसमें याद रखने, वो भी मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके बारे में, जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आ जाता है पोलिटीन, जो आपका क्रोमोसोम होता है। जो पोलिटीन क्रोमोसोम होता है, इसको जाइंट क्रोमोसोम या स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। इसको जाइंट क्रोमोसोम क्यों बोला जाता है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, देखने में एक दैत्याकार होते हैं, मतलब अजीब से होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने वो देखा होगा ना, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस, आपने देखा होगा किस तरह से, मतलब एकदम अजीब सा लगता है, राक्षस के जैसा लगता है ना, उसके 8-8 हाथ पांव होते हैं। ठीक ऐसे ही क्या होता है, ये वाला जो क्रोमोसोम होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह की होती है, इसीलिए इसको जाइंट क्रोमोसोम बोला जाता है। दूसरा जाता है, इसको स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम क्यों बोला जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो आपका ड्रोसोफिला का लार्वा होता है, उसके लार्वा की जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, उसी के अंदर जो पोलिटीन क्रोमोसोम है, ये देखने को मिला था, इसलिए इसको स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोला जाता है। तो आपको इनके जो सब नाम है वो आपको याद रखने हैं, कि जो आपका पोलिटीन क्रोमोसोम है, इसी को जाइंट क्रोमोसोम या बोले तो दैत्य आपका क्रोमोसोम बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि क्रोमोसोम्स भी आपका इसी को बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी पूछ लिया जाए तो याद रखना, जो आपके बालबियानी नामक वैज्ञानिक थे, इजी बालबियानी, इन्होंने 1881 में क्या की थी, इसकी खोज की थी। और पूछ लिया जाए कि किस में खोज की थी, तो याद रखना, जो ड्रोसोफिला का लार्वा था, उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड थी, लार ग्रंथि थी, उसके अंदर पोलिटीन क्रोमोसोम की क्या की गई थी, खोज की गई थी। चलिए अब अगला आ जाता है लिम्फ ब्रुस क्रोमोसोम। लिम्फ ब्रुस जो क्रोमोसोम होता है, नाम से पता चल रहा है, लिम्फ ब्रुस मतलब जो आपकी लिम्फ होती है, चिमनी होती है, उसको साफ करने की जिस तरह की ब्रुस आती है, उसी तरह से क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है इस क्रोमोसोम की, इसलिए इसको लिम्फ ब्रुस क्रोमोसोम नाम
दे दिया गया। ये जो लिम्फ ब्रूस क्रोमोसोम है इसी को डिप्लोटीन आपके क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आप देखिए जो ब्रूस आती है साफ करने की, दोनों साइड में क्या होते हैं, सेम इस तरह से क्रोमोसोम होते हैं, उभरे हुए मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि लिम्फ ब्रूस क्रोमोसोम है इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना जो आपका वाल्थर फ्लेमिंग है, इन्होंने तो क्या, जो आपके वाल्थर फ्लेमिंग है इन्होंने तो क्या की थी, इसको सबसे पहले क्या है देखा था, सबसे पहले देखा था। लेकिन यदि कंप्लीट अपन स्टडी की बात करें तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो आपका लिम्फ ब्रूस क्रोमोसोम है इसको ल्यूकर्ट नामक जो आपके वैज्ञानिक थे, सॉरी रूकर्ट नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, या बोले तो इसकी स्टडी सबसे पहले की थी। ओवरऑल यदि बात करें तो दोनों के दोनों जो नाम है ये एक साथ में एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ज्यादा चांस है कि आपकी एनसीईआरटी रूकर्ट बोल रही है तो रूकर्ट आपका नाम है, यही आएगा लिम्फ ब्रूस गुणसूत्र में। यदि सपोज कीजिए कि रूकर्ट नाम नहीं आता है, फ्लेमिंग आ जाता है, तो आपको फ्लेमिंग करना है। फ्लेमिंग एंड जो लूकर्ट है ये दोनों नाम साथ में नहीं आएंगे। फिर भी मान लीजिए एक बार कि दोनों एग्जाम के अंदर साथ में आ भी जाते हैं, 0.001% भी चांस है कि यदि आ जाते हैं तो आपको जो रूकर्ट नाम है इसको क्या कर देना है, सही कर देना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी क्या बता रही है, रूकर्ट बता रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब ये जो लिम्फ ब्रूस क्रोमोसोम है ये आखिरकार कहां पर देखने को मिलते हैं। तो जो लिम्फ ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं ये जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, इन एम्फीबियंस की जो ऊ साइट थी उस ऊ साइट के अंदर सबसे पहले देखा गया था, जो आपके ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने देख लिया था। तो ये आपकी क्या हो जाती है, लिम्फ ब्रूस गुणसूत्र हो जाता है। ये क्या हो गया, लिम्फ ब्रूस गुणसूत्र। ठीक ऐसे ही एक गुणसूत्र और होता है स्पेशल टाइप का, जिसको बी क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बी क्रोमोसोम है ये आपको ओनली फॉर किन में देखने को मिलेगा, प्लांट्स है, उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी खोज है जो ये जो आपके ईबी विलियमसन है इन्होंने की थी 1907 के अंदर। ये किसके अंदर देखे गए, ये आपके ऑलमोस्ट 600 प्लांट स्पीसीज है उनके अंदर बी क्रोमोसोम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका मक्का हो गया, आपकी राई होगी एंड आपका गेहूं हो गया, इनके अंदर ये जो स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है कौन सा, बी क्रोमोसोम, ये इनके अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के फंक्शन के बारे में। ये जो क्रोमोसोम का फंक्शन है कि आखिरकार है क्या क्या फंक्शन रहता है, ये वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नॉलेज है वो आपको होना चाहिए कि जो आपका क्रोमोसोम्स होता है इनका काम क्या रहता है कि जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है उनको ट्रांसमिट करना एंड उनको स्टोर करके रखने का काम क्या होता है, आपके क्रोमोसोम का रहता है। जबकि क्या होता है, जो आपका सेल डिवीजन है इस सेल डिवीजन को भी क्या है, क्रोमोसोम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया इसको रेगुलेट करना, इसकी ग्रोथ हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सबको रेगुलेट करने का काम भी क्रोमोसोम का रहता है। इसके अलावा ये हेरिडिटी एंड जो वेरिएशन है उसके लिए भी क्रोमोसोम्स क्या करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये क्या है, बेस है आपके म्यूटेशन का, रिकॉम्बिनेशन का एंड आपके इवोल्यूशन का। म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, इवोल्यूशन एंड जो ये सारी की सारी चीजें, ये अब धीरे धीरे अपन क्या है इन सारी चीजों को वन बाय वन करके आने वाले लेक्चर्स के अंदर और डिटेल के अंदर अपन देख लेंगे। अब ओवरऑल यदि अपन बात करें कि आखिरकार क्रोमोसोम है क्या चीज, या पूरी की पूरी जो चीज अपन ने पढ़ी है ये पूरी की पूरी चीज क्या है, तो कहानी स्टार्ट होती है न्यूक्लियस से। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियस। तो एक तरह से मान लीजिए ये आपकी क्या है, मान लीजिए कोई बुक है, ये आपकी मान लीजिए क्या है, कोई भी आपकी बुक है। ये जो बुक है, अब मान लीजिए ऐसी ही 5-10 बुक, 15-20 बुक, 100 बुक मैंने एक लाइब्रेरी के अंदर रख रखी है। मान लीजिए ये क्या आपके सामने लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर ये जो बुक है, ये जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को तो क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियस बोलेंगे। इस लाइब्रेरी को तो क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस बोल देंगे। फिर इस लाइब्रेरी के अंदर ये जो एक सिंगल आपकी बुक है, ये जो एक सिंगल बुक है इसको क्या बोल देंगे, अपने क्रोमोसोम बोल देंगे। इस एक सिंगल बुक को क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम बोल देंगे। अब ये जो एक सिंगल बुक के अंदर जो क्रोमोसोम है, अब मान लीजिए इसके अंदर क्या है, काफी सारे क्या है, पेज भी प्रेजेंट है, काफी सारे क्या है इसके अंदर, पेज भी प्रेजेंट है। अब ये जो
पेज इसके अंदर प्रेजेंट है, इन पेज को क्या बोला जाता है? डीएनए। ये जो इसके अंदर पेज है, इन पेज को क्या बोला जाएगा? डीएनए। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? लिखा हुआ भी होगा। इनके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ चीजें हैं वो लिखी हुई भी रहेगी। अब जो चीज इसके अंदर लिखी हुई है, जो वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। उन शब्द को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। बस ये एक ट्रिक थी याद करने की, अदरवाइज आप नहीं भी पढ़ते हैं, इसको नहीं भी देखते हैं तो कोई आपको घाटा नहीं होगा। बस समझाने के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरह की लाइब्रेरी है, क्रोमोसोम क्या है? एक तरह की बुक है, डीएनए क्या है? उस बुक के अंदर जो पेज है वो कहलाते हैं, और जीन क्या है? उसके अंदर जो भी शब्द लिखे हुए उस पेज के ऊपर, वो आपके क्या होते हैं? जीन होते हैं। ये बस समझाने के अकॉर्डिंग मैंने क्रोमोसोम्स है वो आपको बता दिया है। ये अपना क्या हो जाता है? यहां पर कंप्लीट हो जाता है जो आपका क्रोमोसोम है। इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। ये अपनी क्या है? एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा, हर एक चीज आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा ये अपने अदर और भी सोशल मीडिया है, तो इनके ऊपर भी फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी आप कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।